मैं जेहलम शहर से चंद किलोमीटर दूर एक ऐसे नवाही गांव की रहने वाली हूँ जो आज के जदीद साइंसी दौर में भी पत्थर के जमाने की अक्कासी करता है। मैं इस वक्त 4-5 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने अपने आबाई गांव को हमेशा हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया था और जेहलम शहर को आबाद किया। मैं अपने 3 बहन भाइयों की इकलौती और सबसे छोटी बहन थी। यही वजह थी कि वालिदैन समेत तीनों भाइयों का प्यार भी मेरे हिस्से में ही आया था। जेहलम शहर आकर हम मोहल्ला रशीदा आबाद में किराए के मकान में रहने लगे थे। मुझे भी भाइयों के साथ करीबी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। मेरे अब्बू एक इंतहाई मेहनती इंसान थे। वो दिन भर रिक्शा चलाते और रात को करीबी वाक़या सब्जी मंडी में चौकीदार की ड्यूटी करते। इस तरह अब्बू इतना कमा लेते जिससे मकान का किराया और रिक्शे के मालिक को इसके तय करदा दिहाड़ी देकर बाकी ईमानदार रकम से हम तीनों बहन भाई के तालीमी अखराजात और दीगर घरेलू अखराजात बाएहसन और बाखूबी पूरे कर रहे थे। वक्त गुजरता चला गया। हम सब बहन भाई तालीमी मदारिस तय करने के साथ साथ इल्म की मनाजिल भी तय करते रहे। हत्ता कि मेरे तीनों भाई मैट्रिक करके कमाने के काबिल हो गए और हमारे घरेलू हालात भी बदलना शुरू हो गए। जल्दी हम इस काबिल हो गए कि हमने कुशादा 2 मंजिला घर खरीद लिया। अब घर में खुशहाली आ गई थी। चुनाचे हर वालिदैन की तरह मेरे वालिदैन भी बेटों के सरों पर सेहरे सजाने के ख्वाब देखने लगे। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अजरा मेरे बड़े भाई ताहिर, फौजिया मंजले भाई नवीद और नईमा मेरे सबसे छोटे भाई रशीद की दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं इस वक्त तक मैट्रिक पास कर चुकी थी। अभी अम्मी अब्बू और भाई समेत मुझे मजीद तालीम दिलवाने का सोच ही रहे थे कि मेरे लिए भी एक रिश्ता आ गया। रिश्ता इंतहाई मौजू और इतना अच्छा था कि सब घर वाले फौरन ही राजी हो गए। आरिफ अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और एक फर्म में अच्छे ओहदे पर फाइज था। खाता पीता घराना था। एक पोश इलाके में बड़ा सा कोठी नुमा घर था। चुनाचे जरूरी गुफ्तो शनीद के बाद मेरी शादी आरिफ से तय पा गई और कुछ ही महीनों के बाद मैं आरिफ की दुल्हन बनकर इसके बड़े घर में आ गई। शादी की पहली रात जब मैंने हिजला और रूसी में आरिफ को देखा तो अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। आरिफ इंतहाई वजिया शक्ल और मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। हमारी शादी को तकरीबन 1 माह से जायद का अरसा हो चला था। हमारा हर दिन ईद और हर रात शब्बे बारात थी। इस 1 माह के दौरान हम शुमाली इलाका जात में हनीमून भी मना चुके थे। आरिफ जैसा हैंडसम और प्यार करने वाला शोहर पाकर मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वुर करती थी और अपने बख्त पर नाज करती थी। मगर खुशियों के लम्हात की उम्र बहुत ही मुख्तसर हुआ करती है। वो शादी का तीसरा महीना था जब मेरे वजूद में आरिफ और मेरी मोहब्बत की निशानी के आसार जाहिर होने लगे। मेरे सास ससुर और आरिफ को पता चला तो वो खुशी से नाच उठे। खुद भी मैं मारे खुशी के हवाओं में प्रवास कर रही थी। सास ससुर और शोहर पहले ही मुझ पर जान छिड़कते थे और अब तो वो मुझे घर की मलका समझकर मेरे आगे बिछ बिछ जाते थे। मुझे बेड से पाँव भी नीचे नहीं उतारने देते थे। घरेलू मुलाजमीन में से एक मुलाजमा सिर्फ मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी जो हम्मा वक्त मेरी खदमत के लिए कमर बस्ता रहती। वक्त मुकर्रा पर मैंने एक प्यारे से सेहतमंद बेटे को जन्म दिया जिसका नाम आसिफ महमूद रखा गया। आसिफ की पैदाइश पे जी भरकर खुशियां मनाई गई। पूरे कोठी नुमा घर में चरागा किया गया। जो मुलाजमा मेरी खदमत के लिए वक्फ की गई थी इसे कपड़े नकद रकम सोने की अंगूठी बतौर इनाम दी गई। साथ ही इसे मुस्तकिल तौर पर मेरे और आसिफ के लिए वक्फ कर दिया गया। इन्हीं दिनों मुझे महसूस हुआ जैसे आरिफ चुप चुप और उलझे उलझे हुए से रहने लगे हैं। मैंने कई बार पूछने की कोशिश की मगर आरिफ ने टाल दिया। मैंने भी ये सोचकर ज्यादा कुरेदना मुनासिब ना समझा कि हो सकता है कि काम की मसरूफियत की वजह से ये जहनी तौर पर थक जाते हैं। आसिफ 2 साल का हुआ तो हमारे आंगन में एक बार फिर बाहर महविर रक्सा थी। इस बार हमारी इज़्दवाजी खुशियों को दुबाला करने वाली नन्ही परी थी जिसका नाम शबाना रखा गया। हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। एक बेटा एक बेटी। अब यही 2 बच्चे हमारी जिंदगी का महवर थे। मेरे सास ससुर मुझसे यूं वालेहाना मोहब्बत कर रहे थे जैसे मैं इनकी बहू नहीं बल्कि सगी बेटी हूँ। एक रोज मेरे ससुर और सास इस वक्त मेरे कमरे में आए जब आरिफ घर में नहीं थे।
रजिया भी किसी जरूरी काम की वजह से छुट्टी पर थी। इन्हें कमरे में दाखिल होते देखकर मैं बेड से उठ खड़ी हुई। इन्हें सलाम किया। बच्चे इनके हवाले किए। वो इन्हें लेकर प्यार करते हुए करीबी सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तक तो बच्चों से प्यार करते रहे। फिर बड़े संजीदा लहजे में मेरे ससुर मुझसे मुखातिब हुए। फातिमा बेटी, मैंने और तुम्हारी सास ने फैसला किया है कि तुमने हमें जो इतना कीमती तोहफा पोते और पोती की सूरत में दिया है, इसके बदले हम भी तुम्हें इनाम दे। बाबा, आपकी दुआएं और प्यार मेरे लिए इनाम से बढ़कर हैं। हमारी दुआएं तो तुम्हारे साथ रहेंगी, मगर हमने इंतहाई सोच समझकर एक फैसला किया है। जिस तरह वालिदैन की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटी का आने वाला वक्त हमेशा ताबनाक और पायदारी का जामिन रहे, बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हें मुआशी लिहाज से इतना मजबूत बना दे कि आने वाले वक्त में तुम्हें किसी का मुहताज ना होना पड़े, हत्ता कि अपने शोहर का भी नहीं। मेरे ससुर इंतहाई संजीदा थे। मैं हवाना बनी कुछ ना समझने के अंदाज में इन्हें देख रही थी। बेटी, बेशतर इसके कि मैं अपनी बात की वजाहत करूं, पहले तुमसे हलफ और वादा लेना चाहता हूं कि तुम ये सब कुछ अपने सीने में दफन रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी, हत्ता कि आरिफ को भी इन बातों का इल्म नहीं होना चाहिए। मैंने इनसे वादा किया। तब उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं, इस शर्त पर कि ये जायदाद और बैंक बैलेंस वगैरह किसी सूरत में भी मैं अपने शोहर आरिफ के नाम नहीं करूंगी। मैं तो मजीद उलझ कर रह गई। आरिफ इनका बेटा है, मेरा शोहर है, मेरे बच्चों का बाप है। फिर क्या वजह थी कि वो अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ मेरे नाम कर देना चाहते हैं? मैंने इनसे काफी पूछा भी, मगर उन्होंने एक ही जुमला कहकर मजीद कुछ कहने से रोक दिया कि वो वक्त आने पर खुद ही सब कुछ बता देंगे। अगले रोज ही उन्होंने कचहरी और मुताल्लिका दफातर में जाकर सब कुछ मेरे नाम कर दिया। और अज़दवाजी जिंदगी के 5 साल तो मेरी जिंदगी के यादगार साल थे। मेरे शोहर की सर्द मेहरी मुझ पर क्यामत ढा रही थी। मैंने बार बार इनसे प्यार से भी सर्द मेहरी का सबब जानना चाहा, मगर वो हर बार मुझे टाल देते। मैंने अपनी सास ससुर से भी इस बात का तज़किरा किया। वो भी आरिफ के सर्द रवैये को महसूस कर चुके थे और बेहद परेशान थे। ताहम उन्होंने मुझे तसल्ली दिलासे देकर किसी न किसी तरह बहला लिया। किसी न किसी तरह बहला लिया। इन्हीं दिनों एक और तकलीफदा सूरत हाल का भी मुझ पर इंकशाफ हुआ, और वो ये कि मेरी खास मुलाजमा रजिया के रंग ढंग बदलने लगे हैं। पहले तो वो आम घरेलू सादा कपड़ों में मेरे सामने आया करती थी और मेरे शोहर आरिफ की मौजूदगी में हमारे कमरे में आने से गुरेज करती थी। अगर किसी वजह से आना पड़ भी जाए तो वो कमरे में दाखिल होने से कबल दरवाजे पर दस्तक देती, हमसे अंदर आने की इजाजत तलब करती। मगर अब तो वो खासे शौक कपड़े पहने, हल्का फुल्का मेकअप करके बिला इजाजत मेरे कमरे में इस वक्त आ जाती जब मेरे शोहर कमरे में मौजूद होते, और दानिस्ता खैर जरूरी तौर पर कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करती। पहले वो हम सबसे नजरें झुकाकर अदब से बात करती थी, मगर अब वो आंखों में आंखें डालकर बात करती। खास कर मेरे शोहर से तो इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज में मुस्कुरा मुस्कुरा कर बातें करती। मैं अपनी सादा लोही के सबब यही समझती रही कि जिस तरह किसी कमजोर को जरूरत से ज्यादा अहमियत और इख्तियार दे दिया जाए तो वो आपे से बाहर होकर ऊंची हरकतें करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह मेरे सास ससुर और खुद मेरी तरफ से जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाने की वजह से ये इतनी बेबाक हो गई है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि रसिया आस्तीन का सांप साबित होगी जो इसी थाली में छेद करेगी जिसमें वो अब तक खाती रही है। हालांकि मेरे सास ससुर ने इशारतन कई बार मुझसे कहा भी कि मैं रजिया से इस हद तक बेतकल्लुफी से पेश न आऊं कि वो मालकन और मुलाजमा का फर्क ही बोल जाए, मगर मेरे जहन में तो दूर दूर तक भी ऐसा गुमान नहीं था कि रजिया कोई ऐसा गुल खिलाएगी कि मेरी हंसती मुस्कुराती इस तवाजी जिंदगी में जहर घोल देगी। एहसास तो मुझे इस रोज हुआ जब मैंने एक रोज रजिया को आरिफ की बाहों में देख लिया। इस रोज मेरे मेके में कोई फंक्शन था जिसमें हम सब मौजूद थे। आरिफ की फर्म में कोई ऑडिट हो रहा था जिसकी वजह से इन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी थी। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरे सास ससुर फंक्शन में चले गए। प्रोग्राम ये था कि फंक्शन के खत्म होने पर मेरे सास ससुर वापस घर चले जाएंगे, जबकि मैं पूरा एक हफ्ता मैके में रहकर बाद में आऊंगी। मगर इस रोज शायद इस ड्रामे का ड्रॉप सीन होना था जो न जाने कब से हमारे घर में चल रहा था।
इस शर्मनाक ड्रामे का इख्तिताम आज आन पहुंचा था, जो न जाने कब से मेरी नाक के नीचे इंतहाई दलेरी से खेला जा रहा था। जब मैं अपने सास ससुर के साथ घर वापिस आई, तो पूरी कोठी में एक खामोशी तारी थी। तमाम मुलाजिमीन अपने अपने काम निपटाकर सर्वेंट क्वार्टर्स में जा चुके थे। सिर्फ कोठी के गेट पर सिक्योरिटी गार्ड चाको चौबंद अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। मेरे ससुर तो अपने ख्वाबगाह में चले गए, जबकि मेरी सास मेरे और मेरे बच्चों के साथ मेरी ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ी। मेरे घर में हल्का नीला बल्ब चल रहा था। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने इस डर से कि मेरे शोहर डिस्टर्ब ना हो, इंतहाई आस्तगी से दरवाजा खोला, और जैसे ही मैं और मेरी सास हमारे कमरे में दाखिल हुई, नीली रोशनी में मैं और मेरी बीवी ने वो शर्मनाक मंजर देख लिया, जिसे देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई। रजिया और मेरा शोहर आरिफ एक दूसरे के बाजुओं में लेटे हुए थे। मेरी चीख से तो जैसे मेरे कमरे में बम फट गया, और वो दोनों हड़बड़ाकर अपना आप संभालते हुए उठ खड़े हुए। मेरी सास ने आगे बढ़कर स्विच ऑन कर दिया। पूरा कमरा तेज रोशनी में नहा गया। रजिया सर झुकाए खड़ी थी, जबकि आरिफ इंतहाई दीदा दलेरी से खड़ा था। तुमने तो एक हफ्ते बाद आना था ना, टिटाई से मुझसे कहने लगा। मैं मारे सदमे से बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ख्वाबों का शीश महल यूं किरची किरची हो जाए तो इंसान का दिल तो क्या, रूह भी इन किरचियों से लहू लुहान हो जाया करती है। कितना मान था मुझे अपने शोहर पर, कितना फख्र और एतबार किया करती थी मैं आरिफ पर। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शोहर इस हद तक बेवफा हो सकते हैं कि एक आम सी शक्ल सूरत वाली मुलाजमा को मुझ पर तरजीह देते हुए इसके साथ यूं बहक जाएंगे कि मुझे अपने बेवकूफ होने का एहसास होने लगेगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर टूटे हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई, पतराई हुई नजरों से बगैर जवाब दिए अपने शोहर को देखने लगी। मेरी सास ने आगे बढ़कर रजिया को बालों से पकड़कर घसीट लिया और पांव से जूता उतारकर इसको मारना शुरू कर दिया। साथ ही साथ इसे गालियां और कोसने भी दिए जा रही थी। वो रात मेरी इन्हीं कांटों पर गुजरी। मेरी सास रजिया को मारती हुई कमरे से बाहर ले गई, जबकि मेरे शोहर भी कपड़े तब्दील करके मुझसे कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। अगली सुबह मेरे लिए क्यामत की सुबह थी। नाश्ते की मेज पर मेरी सास और ससुर इकट्ठे बैठे हुए थे। मेरा बेटा मेरी सास की गोद में, जबकि बेटी ससुर की गोद में। मैं बार बार इस खाली कुर्सी को देख रही थी, जहां आरिफ हमारे साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे, मगर आज इनकी जगह खाली थी। मेरा दिल भर आया था। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेज पर नाश्ता लगा हुआ था, मगर हम नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। फिर आखिर इसने वही किया ना जिसका मुझे खतरा था। मेरे ससुर बोले, हाँ, रगों में दौड़ने वाला खून अपनी तासीर एक ना एक दिन जरूर दिखलाता है। मेरी सास ने बोला, बेटी तुम्हें याद है ना कि जब मैंने अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ तुम्हारे नाम किया था, तो मैंने तुमसे हलफ लिया था तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी, हत्ता कि अपने शोहर से भी इसका जिक्र नहीं करोगी। तुमने इस वक्त वजह पूछी थी। मैंने कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें हर चीज से आगाह कर दिया जाएगा। ये इन दिनों की बात है बेटा, जब मैं और मेरी बेगम दोनों जवान थे। मैं आर्मी में था, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर का सिलसिला जारी रहता था। मेरी बेगम को पढ़ाने का शौक था। वो मेरे साथ साथ शहर शहर या सूबे सूबे में नहीं जा सकती थी। इसलिए बेगम ने अपने आप को मसरूफ करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज खोल दिया था। ये कॉलेज खालिस्तान लड़कियों के लिए था। सारा स्टाफ फीमेल था, सिवाय अकाउंटेंट हसन के, जो सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद था। इसके जिम्मे तालिबात की फीस जमा करना, टीचर्स की तनख्वाहें बनाना था। मैंने और मेरी बेगम ने मोहब्बत की शादी की थी। लोग हमारे प्यार की मिसालें दिया करते थे। हमें अल्लाह पाक ने हर किस्म की दुनियावी नेमतों से नवाजा हुआ था, सिवाय औलाद की नेमत के। हमारी शादी को 10 साल हो चले थे, मगर हम अभी तक औलाद की नेमत से महरूम थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के लिए मुझे बहुत कहा, हत्ता कि तुम्हारी सास ने भी मुझे बाखुशी इजाजत दी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों मेरी रिटायरमेंट के ऑर्डर आ गए। मुझे जो वाजिबात मिले, इससे मैंने शहर में पोश इलाके में ये कोठी खरीद ली। कॉलेज की बिल्डिंग पहले ही हमारी जाती थी, चुनाचे मैंने बेगम के कहने पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। मैं और बेगम एक ही ऑफिस में बैठने लगे।
कुछ ही अरसे बाद मैं इससे उकता गया और फिर मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हो गया जो मुझे अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कॉलेज पर दोबारा से मरकूज करना पड़ी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सारा कॉलेज का स्टाफ फीमेल था, सिवाय अकाउंटेंट हसन के। वो सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद था। मगर पता नहीं कब और कैसे हसन ने कॉलेज के लेक्चरर रेहाना को अपनी उल्फत में फांस लिया और फंसाया भी इस कदर होशियारी और शातिराना तरीके से कि इनकी खबर पूरे कॉलेज पर गहरी नजर रखने वाली ना मेरी बेगम को हुई और ना ही प्रोफेसर रेहाना की किसी कुलीग को। और पता इस वक्त चला जब उन्होंने अपने घर वालों से चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर ली। शादी इनका खालिस्तान साथी मसला था, मगर इनका ये कदम कॉलेज के लिए बाइस से बदनामी साबित हो सकता था। चुनांचे मेरी बेगम ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए रेहाना और अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया और यूं कॉलेज के अकाउंटेंट की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई और रेहाना की जगह एक और प्रोफेसर को अपॉइंट कर लिया गया। इस वाक्य को बामुश्किल 1.5 साल ही गुजरा होगा कि एक रोज रेहाना रोती पीटती हमारे कॉलेज आ गई। इसकी गोद में शीर ख्वार बच्चा था। इसकी जुबानी पता चला कि हमारा साहब अकाउंटेंट हुसन प्रस्त मर्द था, जिसका काम गली गली में डलाना था और इनका रस चूसना था। वो ऐसा बदकिरदार इंसान था जो बावजूद शादीशुदा होने के और 4 बच्चों का बाप होने के इधर उधर मुंह मारता रहता था। शक्लो सूरत का वजीहा था, होशलेबाज था। इसलिए कच्चे ज़हनों की लड़कियां और औरतें इसके दाम में उल्फत में फंस जाती थी। वो सिनफे नाजुक को झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर इन्हें बर्बाद कर देता था। जो औरत या लड़की इसकी झूठी मोहब्बत के जाल में ना फंसती, वो इसे वरगला कर कोर्ट मैरिज कर लेता और फिर अपना मतलब पूरा करके इसको अपनी जिंदगी से यूं निकाल देता जैसे कि कभी कोई वास्ता ही ना था। रेहाना के साथ भी इसने यही किया था। रेहाना गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इसने मेरी बेगम के नोटिस में लाए बगैर इसे मुख्तलिफ एहसानात के बोझ तले यूं दबा लिया कि वो इसे अपना कामोगुसार समझ कर अपने तमाम घरेलू मामलात इसको बताने लगी। ये कुर्बत और हमदर्दी रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में ढल गई। वो बिलाखिर कोर्ट मैरिज पर जाकर खत्म हुई। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इसे बेटा अता किया और इसके साथ ही इसकी इज़्दवाजी जिंदगी की बहार पर भी मौसमी बहार ने रफ्ता रफ्ता छाना शुरू कर दिया। हसन ने झूठी सच्ची कहानी सुनाकर इसे अपने घर ले जाने से गुरेज करते हुए इसे अलहदा किराए के घर में रखा हुआ था। वो इस कदर अयार था कि रेहाना को इसके असली घर का पता भी मालूम नहीं था। चुनाचे शादी के महज 1.5 साल बाद वो रेहाना को तलाक देकर किसी और कली की तलाश में निकल गया और रेहाना रोती पीटती हमारे कॉलेज आ गई। इसकी कहानी सुनकर हम सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहती हूँ, वो ये कि आप मेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मैं अपने माँ बाप के घर जाकर पहले तो इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो मेरे माँ बाप हैं, मुझे यकीन है वो मुझे माफ कर देंगे। इसके बाद मैं अपने बेटे को इनके पास ले जाऊंगी और इसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर हसन की तलाश में निकलूंगी और जिस रोज वो मुझे मिल गया इसे अपने हाथों से ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा किसी औरत को धोखा देने के काबिल नहीं रहेगा। हम जानते थे कि वो ये सब कुछ जज्बाती फैसले के तौर पर कर रही है। अमली तौर पर वो मर्दों के इस माशरे में हसन का बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। खैर, हमने सोफे पर सोए हुए रेहाना के शीर ख्वार बेटे को देखा जो माँ पर पड़ने वाली मुसीबत से बेखबर अंगूठा मुंह में लिए बेखबर गहरी नींद सो रहा था। इसके चेहरे पर फरिश्तों की सी मासूमियत थी। अब खुले होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा जो बड़ी वारिफ्तगी से बच्चे को देख रही थी। हमारी शादी को अब 11-12 साल से जायद अरसा बीत चुके थे, मगर हमारे आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला था। मगर इस रोज जब हमने रेहाना के शीर ख्वार बेटे को देखा तो हमें यूं लगा कि जैसे इस बच्चे की रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। ये बच्चा मेरा और मेरी बेगम का अपना बच्चा है। मैंने अपने बेगम की तरफ देखा जो बड़ी तरसती नजरों से मेरी तरफ देख रही थी कि जैसे इस बच्चे को सीने से लगाने और अपने पास चंद दिनों के लिए ही सही रखने की इजाजत तलब कर रही हो। मेरा सर हाँ में हिलते ही वो तेजी से आगे बढ़ी और दीवाना वार बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर इसे बोसा देने लगी। टीचर रेहाना के लिए गोया ये इशारा था कि हमने इसके बेटे को कबूल कर लिया है। इसने वो बैग जिसमें बच्चे की चीजें थी
मसलन फीडर, दूध का डब्बा वगैरह हमारे हवाले किया और बच्चे को लेकर हमने अपने सीने से लगाकर भरपूर बोसे दिए। चंद लम्हे इसने अपने बेटे को बड़ी हसरत से देखा, जैसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रही हो। बेटे को मेरी बेगम को थमाया और रोती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। बाद में हमें यह खबर मिली कि रिहाना ने खुदकुशी कर ली है। यूं वो शीर बच्चा जिसे इस दुनिया में आए अभी कुछ ही माह हुए थे, अपने माँ बाप दोनों से महरूम हो गया। हमने इस दिन बिन माँ बाप के बच्चे को मुस्तकिल तौर पर अडॉप्ट कर लिया, इसे अपना नाम दिया। माँ बाप के घर में इसका नाम न जाने क्या था, मगर हमारे घर में वो आरिफ बनकर परवरिश पाने लगा। वालिदैन के खाने में हमने अपना नाम लिखवाया। यूं वो बच्चा एक नए नाम, एक नई वल्दियत के साथ परवरिश पाने लगा। हमारी जिंदगी में औलाद की कमी का जो वसी खला पैदा हो चुका था, वो अब मुकम्मल तौर पर पुर हो गया था। हम आरिफ को अपना हकीकी और सगा बेटा मानकर अपनी तमाम तर शफकतें और मोहब्बतें और प्यार इस पर निछावर करने के साथ साथ इसकी तालीम और तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो देते रहे थे। आरिफ भी हमें अपना हकीकी माँ बाप समझता था। वक्त गुजरता चला गया। आरिफ उम्र की मनाजिल तय करने के साथ साथ तालीमी मदारिस भी तय करते करते अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका था। आरिफ को अल्लाह ताला ने मर्दाना वजाहत से जी भरकर नवाजा था। वो खुश लिबास भी था और इंतहाई ज़हीन भी। सभी लड़कियां इस पर मरती थी, मगर हमने अपने बेटे को यूं बेलगाम नहीं छोड़ा था। चुनाचे MBA करते ही हमने इसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में चीफ अकाउंटेंट करवा दिया। साथ ही इसकी बेराह रवि को लगाम डालने के लिए इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी। हमारा ये ख्याल था कि शादी की जंजीर इसे इज़्दवाजी खूंटे से यूं बांध कर रखेगी कि इसे इज़्दवाजी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर किसी और तरफ जाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मगर ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने खुद गर्जी का मुजाहरा करते हुए ये फैसला तो कर लिया था कि हमारे बिगड़े बेटे को इसकी बीवी आकर राह रास्त पर ले आएगी, मगर हमने ये नहीं सोचा कि जिस बेटे को हमारी बरसों की कड़ी निगरानी और सख्त तरबियत भी इसकी गुमराहियों से ना रोक सकी, इसे एक गैर औरत कैसे सुधार लेगी। या शायद इसकी रगों में दौड़ने वाले इसके बाप के लहू का असर था, जो 4 बच्चों का बाप होने के बावजूद रिहाना समेत न जाने कितनी औरतों की असमत का कातिल था। शो में ही किस्मत, वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, वहां भी खवातीन की तादाद ज्यादा थी, लिहाजा आरिफ वहां भी गुल खिलाने लगा। आए दिन नित नई औरतों से इसके रोमांस के किस्से जुबानी आम होने लगे। लोग शादी के बाद सुधर जाया करते थे, मगर वो शादी के बाद ज्यादा बिगड़ गया था। हमें इसकी करतूतों की खबर बराबर मिल रही थी। हमने इसे समझाने की बेहद कोशिश की। तर पर्दा इसके अफसराने बाला और इसके करीबी दोस्तों को भी बीच में डाला कि वो भी इसे समझाए, मगर वो समझने समझाने की हुदूद से बहुत आगे निकल चुका था। हमें बहुत फिक्र होने लगी कि हमने अपने बेटे को राह रास्त पर लाने की खातिर तुम जैसी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। चनाचे हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी इस गलती की तलाफी का फैसला कर लिया और आपस में मशवरा करके अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने का फैसला कर लिया। हमने ये फैसला भी कर लिया था कि इस चीज की भिनक अपने बेटे आरिफ समेत किसी को भी नहीं पढ़ने देंगे। चुनाचे हमने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। इसके अफेयर्स ऑफिस की लड़कियों के साथ साथ और भी कई औरतों के साथ चल रहे थे। इसके कदम इस हद तक बढ़ चुके थे कि इसकी मैली नजरें अब घर की मुलाजमाओं पर भी उठने लगी थी। बाकी मुलाजमाएं तो इससे दामन बचाती रही, अगर तुम्हारी जाती मुलाजमा रसिया इसकी भरपूर हौसला अफजाई करती रही और बदले में आरिफ से पैसे और दीगर तहाइफ बटोरती रही और इसके इशारों पर नाचती रही। हम इस सूरत हाल से निमटने की कोई तरकीब सोच रहे थे कि किसी तरीके से ये मसला यूं निमट जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आरिफ की इस घिनौनी हरकत का किसी को पता भी ना चले और ये सिलसिला भी खत्म हो जाए कि कल रात अचानक वो सब कुछ हो गया जिसका हमें डर था। तुम और तुम्हारी सास के सामने जब वो शर्मनाक हालत में बेनकाब हुए तो दोनों ने घर छोड़ दिया और न जाने कहाँ चले गए। मैं आरिफ और रजिया की फितरत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मुझे यकीन है कि वो एक दूसरे के साथ मुखलिस कभी नहीं रहेंगे, वो कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। वो दोनों हिर्स के बंदे हैं और नफ्स के गुलाम हैं। जल्दी इनका एक दूसरे से दिल भर जाएगा और आरिफ किसी और कली का रस चूसने निकल जाएगा, जबकि रजिया किसी और शिकार की तलाश में निकल जाएगी।
मेरे ससुर आरिफ के मुतालिक सब कुछ बताकर खामोश हो चुके थे और मैं दिल गिरफ्ता अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी का मातम कर रही थी। बेटी, हमें एहसास है कि हमसे ज्यादती हुई है तुम्हारे मामले में। हमने अपनी जायदाद वगैरह सब कुछ तुम्हारे नाम करके किसी हद तक अपनी इस नाकाबिले तलाफी गलती की तलाफी करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोठी, बैंक बैलेंस, कार, दौलत इन जख्मों का मुदावा नहीं कर सकती जो आरिफ के हरजाईपन की वजह से तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह पर लगे हैं। और ये सब सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है कि हम ये समझ बैठे थे कि आने वाली दुल्हन एक ऐसे शख्स को सुधार लेगी जो अपने बाप की तरह इस हद तक हवस परस्त है कि इधर उधर झक मारने के साथ साथ घर की मुलाजमाओं पर भी बुरी नजरें जमाए रखता है। हम तुम्हारे मुजरिम हैं बेटी, हो सके तो हमें माफ कर देना। मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तड़प कर उठी और इनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों में थाम कर बोसा देते हुए बोली, आपने मुझे बेटी कहा नहीं बल्कि बेटी माना भी है। हकीकी माँ बाप की तरह आपने मुझे मोहब्बत दी है। आपने यकीनन ये सब कुछ नेक नियति से ही किया है, मगर नसीब तो वो अंधेरे होते हैं जिसकी तारीख सीने में कोई भी नहीं जाग सकता। मुझे आपसे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं। इसके बाद मेरे सास ससुर जैसे बोलना भूल गए। हर वक्त चुपचाप बैठे खलाओं में घूरते रहते या फिर बच्चों के साथ मसरूफ रहते। मैंने अपने मेके में अपने आप पर पड़ने वाली इस क़यामत के बारे में किसी को नहीं बताया था। बताती भी तो क्या बताती, मुझे तो शर्म आती थी कि अपने मेके वालों को बताऊं कि मेरा शोहर एक मामूली शक्ल सूरत वाली मुलाजमा को मुझ पर तरजीह देते हुए मुझे छोड़कर चला गया है। मगर ये बात ऐसी नहीं थी कि छुपाई जा सकती। मेरे माँ बाप और भाइयों को किसी न किसी तरह खबर हो गई। वो तो मरने मारने पर तुले हुए थे, मगर मेरे समझाने बुझाने पर वो ठंडे पड़ गए। उन्होंने मुझे और मेरे बच्चों को साथ ले जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मशरकी रवायात के मुताबिक मैंने कहा कि इस घर में मेरी डोली उतरी थी और अब यहाँ से मेरा जनाजा ही उठना है। आरिफ मुझे छोड़कर चला गया तो क्या, मगर इसने मुझे तलाक नहीं दी थी। इसने मुझसे रिश्ता भी नहीं तोड़ा था। नाराज होकर जाने वाले एक ना एक दिन अपनी गलतियों का एहसास कर कर लौट आया करते हैं। आरिफ शरई और कानूनी तौर पर मेरा शोहर था, मेरा जीवन साथी था, मेरे बच्चों का बाप था। मुझे इसके लौट आने का इंतजार करना था। जिंदगी की आखिरी सांसों तक इसकी वापसी की राह तकनी थी। मेरी सास और ससुर मेरे शोहर आरिफ के घर से चले जाने के बाद बहुत कम अरसा जिंदा रहे। मेरा शोहर आरिफ इनका हकीकी बेटा नहीं था, मगर इसे सीने से लगाया, पाला पोसा, तालीम दिलवाई, परवान चढ़ाया। इतने बरसों की रफाकत तो अजनबी लोगों को भी एक अटूट बंधन में बांध दिया करती है। आरिफ को तो उन्होंने अपना सगा बेटा माना था, इसे अपना नाम दिया था। और जब वो बगैर इतला दिए, बगैर कोई निशान और अता पता दिए घर से चला गया, शायद कभी भी ना लौट आने के लिए, तो इन्हें ऐसा सदमा और दुख हुआ था जैसे जवान बेटे माँ बाप को ऐन इस वक्त छोड़ जाते हैं जब इनके बुढ़ापे को इनकी जवान औलाद के सहारे की जरूरत होती है। इनको आरिफ की जुदाई का गम अंदर ही अंदर मार रहा था, इसलिए वो दोनों ज्यादा देर जिंदा न रह सके। मेरे माँ बाप भी अपनी तबी उम्र गुजार कर इस दुनिया से अपना नाता तोड़ गए थे। मुझसे टूट कर प्यार करने वाले मेरे भाई भी कुछ अरसे तक मेरे लिए परेशान होते रहे और फिर अपने बीवी बच्चों में और दुनिया के झमेलों में खो गए। और मैं अपनी उम्र की मनाजिल तय करते करते अपने शोहर का इंतजार करती रही। मेरे शोहर को मुझसे जुदा हुए 20 बरस से जायद का अरसा बीत चुका था। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों की शादियां भी कर दी हैं। वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि इनके बाबा कहाँ हैं, और मैं इन्हें ये कहकर टाल देती हूँ कि आज से बरसों पहले इनके बाबा घर का रास्ता भूल गए थे, और ऐसा रास्ता भूले कि आज तक वो वापस नहीं लौटे। मेरे बच्चे बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हैं, शायद समझते भी हूँ क्योंकि छोटे तो नहीं हैं, मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते। मैं जानती हूँ कि इन्हें मेरी इन बातों का यकीन नहीं आता। मैं इन्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहती। 20 साल से जायद का अरसा एक तवील अरसा होता है। अगर आरिफ जिंदा होते तो कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास करके लौट आते, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मेरा वजदान कहता है कि शायद मुलाजमा के साथ काबिले एतराज हालत में पकड़े जाने पर एहसास नदामत इन्हें वापस नहीं आने दे रहा।